हेलो गाइस, वेलकम टू द वेब कोडिंग। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक और नया वीडियो। इसमें हम पढ़ने वाले हैं डेटा एक्सप्लोरेशन के बारे में। तो डेटा एक्सप्लोरेशन में हम ये 5 पॉइंट कवर करने वाले हैं: वेरिएबल आइडेंटिफिकेशन, अनवेरिएंट एनालिसिस एंड बाईवेरिएट एनालिसिस एंड मिसिंग वैल्यूज ट्रीटमेंट और आउटलायर ट्रीटमेंट। तो बेसिकली आज हम सिर्फ ये 3 पॉइंट कवर करेंगे इस वीडियो में। उसके बाद हम अगली वीडियो में देखेंगे मिसिंग वैल्यूज ट्रीटमेंट और आउटलायर ट्रीटमेंट के बारे में। तो डेटा एक्सप्लोरेशन होता क्या है? जैसे हमने देखा लास्ट के अपने कुछ मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स में, हम इसमें डेटा क्लीन कर रहे थे, उसको फीचर फीचर्स एक्सट्रैक्शन कर रहे थे उस सब उनके, जिनमें वो जो मिसिंग वैल्यूज थी और नल वैल्यूज थी, तो उन सबको हम रिमूव कर रहे थे। तो वही इसमें हम कर रहे हैं, बस इनकी टेक्निक्स अलग अलग होती हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले वेरिएबल आइडेंटिफिकेशन के बारे में। तो वेरिएबल आइडेंटिफिकेशन होता क्या है? तो ये बस ये है कि जो वेरिएबल्स हमारे दे रखे हैं मॉडल जो डेटा सेट के अंदर, उनको आइडेंटिफाई करता है कि वो कैसे हैं। उनके 3-4 टाइप्स हैं, वो हम अभी डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो इसके 3 टाइप्स हमने दे रखे हैं: टाइप ऑफ वेरिएबल, और उसके डेटा टाइप्स, और वेरिएबल कैटेगरी। उसकी कैटेगरी कैसी है, उसके वेरिएबल टाइप्स हैं वो कैसे हैं, और जो डेटा दे रखा है उसका डेटा जो टाइप कैसा है। तो हम सब इस एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं, जिसमें हमारे स्टूडेंट आईडी दे रखी है S001, S02, S003 एटसेट्रा। ऐसे ही जेंडर दे रखे हैं, वो मेल और फीमेल के टाइप अलग अलग टाइप में। सबको सभी स्टूडेंट आईडी को दे रखा है कि ये मेल है या फीमेल है। और इसके स्टूडेंट के प्रीवियस एग्जाम मार्क्स दे रखे हैं कि उसके प्रीवियस एग्जाम के मार्क्स कितने हैं। और यहाँ पे हमारे हाइट दे रखी है स्टूडेंट की सेंटीमीटर में, और यहाँ वेट दे रखा है किलोग्राम में। और यहाँ पे इसको बता रखा है कि ये स्टूडेंट क्रिकेट खेल सकता है या नहीं खेल सकता। 0-1 की फॉर्म में हमारा इसमें मॉडल ने पेड करके टारगेट डेटा दे रखा है। तो हम देखते हैं टाइप ऑफ वेरिएबल के बारे में। टाइप ऑफ वेरिएबल क्या होता है? टाइप ऑफ वेरिएबल 2 तरीके के होते हैं, जिसमें बताते हैं कि ये हमारा जो डेटा दे रखा है वो कौन सा मतलब जो डेटा में डेटा है उसमें जो लेवल और फीचर्स दे रखे हैं वो कौन से वेरिएबल के टाइप के अंदर रिलाई करते हैं। तो सबसे पहले टाइप होता है प्रेडिक्टर वेरिएबल। तो प्रेडिक्टर वेरिएबल में क्या होता है, जो हमारे टारगेट वेरिएबल को फाइंड करने में मदद करते हैं, वो सब हमारे प्रेडिक्टर वेरिएबल होते हैं। जैसे जेंडर, कि मेल है फीमेल है, तो ये मॉडल को प्रेडिक्ट करने में मदद करेगा कि हाँ, ये अगर मेल होगा तो ये क्रिकेट खेल पाएगा या फिर नहीं खेल पाएगा, वो प्रेडिक्ट करेगा। और ऐसे प्रीवियस एग्जाम मार्क्स हैं, तो ये भी एक प्रेडिक्टर वेरिएबल है जो कि मदद कर रहा है हमारे टारगेट वेरिएबल को आ, बताने में कि मतलब हमारे मॉडल को प्रेडिक्ट करने में कि हमारा टारगेट टारगेट है वो सक्सेसफुल हो पाएगा नहीं हो पाएगा। जो हमारा टारगेट वेरिएबल जो है, जो हमारा प्ले क्रिकेट टारगेट वेरिएबल है इसमें, जो कि ये मॉडल मॉडल प्रेडिक्ट कर पाएगा नहीं कर पाएगा अच्छे तरीके से कि ये मतलब यहाँ क्रिकेट खेल पाएगा नहीं खेल पाएगा स्टूडेंट। तो वही बता रहे हैं हम जैसे हाइट्स है, तो हाइट भी हमारा एक प्रेडिक्टर वेरिएबल है जो कि मदद कर रहा है हमारा। जैसे वेट है, वेट भी हमारी मदद कर रहा है। तो ये चारों हमारे क्या हो गए, प्रेडिक्टर वेरिएबल। तो उसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो प्रेडिक्टर वेरिएबल और एक हो गया एक होता है टारगेट वेरिएबल। वेक्टर वेरिएबल में जैसे आपने देख लिया इसके एग्जांपल्स के जेंडर, प्रीवियस एग्जाम मार्क्स, हाइट, वेट, प्ले क्रिकेट। सॉरी, प्ले क्रिकेट तुम्हारा टारगेट वेरिएबल है, और जेंडर, प्रीवियस एग्जाम मार्क्स, हाइट और वेट ये हमारे 4 वेक्टर वेरिएबल हैं जो कि हमारे मॉडल को मदद कर रहे हैं टारगेट वेरिएबल वैल्यू प्रेडिक्ट करने में। और टारगेट वेरिएबल क्या हो गया, जो हमारा वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है हमें, वो है प्ले क्रिकेट, कि ये क्रिकेट खेल पाए नहीं खेल पाए ये तो हमें प्रेडिक्ट करना है। तो ये हो गया हमारा प्ले क्रिकेट टारगेट वेरिएबल। अब देखते हैं डेटा टाइप के बारे में। डेटा टाइप 2 तरीके के होते हैं। एक है हमारा कि ये न्यूमेरिकल डेटा है, या फिर कैरेक्टरिस्टिक डेटा, कैरेक्टरल डेटा है। तो कैरेक्टर डेटा क्या हो गया, जैसे स्टूडेंट आईडी है तो ये क्या कैरेक्टर है। जैसे एज इसमें अल्फ़ाबेटिकल भी आ रहे हैं और न्यूमेरिकल भी आ रहे हैं, जैसे S001, S002, S003। तो ये क्या कैरेक्टर भी है इसमें, और न्यूमेरिकल भी है, इसको कहीं नहीं रखेंगे। जेंडर है, जेंडर क्या है, मेल और फीमेल। मेल और फीमेल ये कैरेक्टर का डेटा है, इसको हम कैरेक्टर में डाल रख रहे हैं। बाकी सब क्या है, बाकी सब हमारे न्यूमेरिकल डेटा है। लेकिन इसमें क्या होता क्या है ना, जो कैरेक्टर जो हमारा ये स्ट्रिंग वाला डेटा है ना, जिसमें 0-1 दोनों आ रहे हैं, इसको हम कैरेक्टर में लेके चलते हैं मॉडल के अंदर, डेटा टाइप के अंदर। तो ये भी हमारा डेटा टाइप के अंदर 2 टाइप्स हो गए, एक कैरेक्टर कैरेक्टरल टाइप और एक हो गया न्यूमेरिकल टाइप।
ठीक है। अब हम बात करते हैं वेरिएबल कैटेगरी के बारे में। तो वेरिएबल कैटेगरी दो तरीके की होती हैं, एक होती है कंटिन्यूस कैटेगरी और एक कंटिन्यूस वेरिएबल, और एक होते हैं कैटेगोरिकल वेरिएबल। तो कैटेगोरिकल वेरिएबल जिसे हमने पढ़ा था स्टैट्स के अंदर, कैटेगोरिकल वेरिएबल वो होते हैं जो जिसकी जो आउटपुट की वैल्यू फिक्स्ड होती है, या फिर तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ऐसा कुछ करके। तो जैसे हमारा जो जेंडर है, तो जेंडर क्या है, या फिर तो मेल होगा या फीमेल होगा, फिक्स है आउटपुट हमारा, या मेल आने वाला है या फीमेल आने वाला है। जैसे इसमें स्टूडेंट आईडी है, इसमें कुछ भी इतनी भी आईडी हो सकती है, जैसे हमने इसमें 5 का एग्जांपल दे रखा है, 5 स्टूडेंट आईडी है, लेकिन 10 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, तो फिक्स नहीं है। तो स्टूडेंट आईडी हमारी कैटेगोरिकल वेरिएबल नहीं है, ये हमारा कंटिन्यूस वेरिएबल है, क्योंकि इसमें फिक्स नहीं। कंटिन्यूस वेरिएबल में क्या होता है कि फिक्स नहीं होता आउटपुट, कितना भी हो सकता है, लेकिन कैटेगरी वेरिएबल में फिक्स होता है आउटपुट। जैसे जेंडर हमारा कैटेगरी वेरिएबल हो गया और स्टूडेंट आईडी हमारी कंटिन्यूस वेरिएबल हो गई। प्रीवियस एग्जाम मार्क्स क्या है, ये कितनी हो सकते हैं मार्क्स, तो ये भी कंटिन्यूस के अंदर आ जाएगा। हाइट भी कितनी हो सकती है, अलग अलग डिफाइन भी कर रखी है हमने 5 बार, तो ये भी फिक्स आउटपुट नहीं है, तो फिर ये हो गया कंटिन्यूस। तो ये भी कंटिन्यूस हो गया। वेट प्ले क्रिकेट में क्या है, 0 1 इसका फिक्स आउटपुट है, या फिर 0 का या फिर 1 होगा, तो ये भी हमारे कैटेगरी वेरिएबल के अंदर आता है। तो ये भी वेरिएबल कैटेगरी के पास 2 टाइप्स हो गए, कंटिन्यूस और ये हो गया कैटेगोरिकल। तो अब हम यूनिवेरिएट एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। तो यूनिवेरिएट एनालिसिस होता क्या है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे हम देख पा रहे हैं कि यूनिवेरिएट एनालिसिस, यूनि मतलब क्या होता है, सिंगल, और वेरिएट मतलब वेरिएबल। तो इसमें जो हमारा डेटा सेट है उसके अंदर जो हमारे डेटा सेट के अंदर वेरिएबल्स हैं, उनको हम एक एक करके सिंगल सिंगल उनको एनालाइज करते हैं, उनको जांच करते हैं उन सभी के अंदर कि कौन सी नल वैल्यू, किसके अंदर कितनी नल वैल्यूज हैं, और उसके अंदर कितना हमारे जो ऐसा डेटा है जो हमें यूज़ करना हमारा यूज़फुल नहीं है, तो बस हम जांच करते हैं। तो होता क्या है, जो यूनिवेरिएट एनालिसिस है, ये इसके अंदर ये हमारे वेरिएबल टाइप के ऊपर डिपेंड करती है। तो वेरिएबल टाइप जैसे हमने अभी पढ़ा था, वेरिएबल की कैटेगरीज थी दो, तो कैटेगोरिकल और एक कंटिन्यूअस। तो कैटेगोरी जो हम कैटेगोरिकल वेरिएबल जब टेक्निक यूज़ करते हैं, तो इसमें होता क्या है, हमें मीन मोड मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस, इन सब का यूज़ करके डेटा को एनालाइज करना होता है। और जब हम कंटिन्यूस वेरिएबल यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हमें फ्रिक्वेंसी टेबल यूज़ करके डेटा को एनालाइज करना होता है कि हमारा जो डेटा है वो कैसा है। उसमें उसके अंदर हम फ्रिक्वेंसी टेबल जैसे हमने बना ली, तो उसमें हम देख सकते हैं कि इसकी कितनी और इसमें हम फ्रिक्वेंसी टेबल बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं काउंट्स वैल्यूज, वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स, ये हमारा पैरामीटर इसमें डाल के हमारा ये बता देता है कोड के अंदर वैल्यू अंडरस्कोर काउंट, जैसे हमने देखा था अपने मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स में, कि जब हम वैल्यू अंडरस्कोर काउंट बता देते तो बता देता है कि हमारे वेरिएबल की जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं वो हमारे पूरी कॉलम के अंदर कितने उसकी काउंट है, या फिर रोज में चेक करना था, रोज में चेक कर सकते थे। तो अब हम बात करते हैं बाई वेरिएट एनालिसिस के बारे में। तो वो क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो बाई वेरिएट एनालिसिस जैसे हम देख सकते हैं, बाई मतलब दो और वेरिएट मतलब वेरिएबल। तो इसमें क्या करता है, ये दो वेरिएबल की बीच की रिलेशनशिप बताता है हमें। तो ये इसके 3 अलग अलग डिफरेंट मेथड्स हैं सॉल्व करने के, कि कैसे रिलेशनशिप बताएगा। जैसे एक कंटिन्यूस वेरिएबल की रिलेशन उसने बता दी, कैटेगरी वेरिएबल के बीच की उसने रिलेशन बता दी, या फिर उसने कैटेगरी वेरिएबल और कंटिन्यूस वेरिएबल के बीच की रिलेशन बता दी। तो इसके बारे में भी और जानेंगे। तो हम बात करते हैं कंटिन्यूस के बारे में। ये जो हमारी टेक्निक है कंटिन्यूस वाली, इसको हम और ब्रीफ में समझते हैं। तो कंटिन्यूस जो हमारी टेक्निक है उसमें होता क्या है, हम उसमें कोरिलेशन चेक करते हैं, जो हमारे जो दो वेरिएबल्स हैं उनके हम कोरिलेशन चेक करते हैं दोनों के बीच की, और फिर उसके बाद हम उनका जो रिजल्ट आता है वो हम शो करते हैं, चेक करते हैं। तो देखते हैं हम इस ग्राफ के अकॉर्डिंग कि इसमें हो क्या रहा है। जैसे हमने दो वेरिएबल, सपोज कर लो हमने दो वेरिएबल लिए एक्स और वाई, तो हमने क्या करा, एक्स और वाई के अकॉर्डिंग प्लॉट कर दिया ये ग्राफ। ये हमने एक एग्जाम्पल है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे एक्स और वाई के ग्राफ में हम जैसे देख रहे हैं, जैसे जैसे एक्स बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वाई बढ़ता जा रहा है, मतलब ये जो ग्राफ बन रहा है ना,
और वो एक्स और वाई दोनों एक दूसरे के कोरिलेटेड है काफ़ी ज़्यादा इसमें, इसलिए इसका हम ग्राफ में दे रखा है कि स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। इसके अंदर जो पॉजिटिव कोरिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो इसमें पॉजिटिव वर्ड इसलिए इसको दे रखा है क्योंकि ये पॉजिटिव साइड जा रहा है, मतलब जो हमारे ग्राफ के 4 पॉइंट होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव साइड है, मतलब जो क्वाड्रेंट है पॉजिटिव साइड का, इसमें पॉजिटिव और एक्स का पॉजिटिव वाई का ग्राफ है ये। तो इसलिए इसको हम पॉजिटिव इसको बोल रहे हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन इसके अंदर। कोरिलेशन इसलिए क्योंकि जैसे जैसे एक्स बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वाई बढ़ता जा रहा है। देखते हैं दूसरे वाले ग्राफ में क्या हो रहा है, जैसे एक्स तो बढ़ रहा है और वाई भी बढ़ रहा है, लेकिन जब एक्स थोड़ा बढ़ा तो यहाँ पे था और वाई भी यहाँ पे था, लेकिन जब एक्स थोड़ा और बढ़ा ना तो वाई की वैल्यू एकदम से बहुत ज़्यादा बूस्ट हो गई। ठीक है, फिर हम आगे देखें तो इसमें एक्स की वैल्यू बढ़ी तो वाई और ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन फिर एक्स थोड़ा और बढ़ा तो वाई कम हो गया। तो इसमें फिर कुछ ग्राफ के अंदर जो रिलेशन है ना वो इतनी अच्छी नहीं है, ठीक ठाक है कि कहीं भी थोड़ा ऊपर बढ़ रहा है कभी नीचे बढ़ रहा है, तो ये मॉडरेट है। लेकिन अब इस वाले ग्राफ में देखते हैं, इसमें तो कुछ इसमें कोई रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि पहले तो एक्स बढ़ रहा था वाई भी बढ़ रहा था, एक पॉइंट पे आके ये प्लॉट हो गया ग्राफ हमारा। इसके अंदर इसके बाद हमने देखा तो एक्स की वैल्यू थोड़ी बढ़ने पे वाई की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। फिर एक्स की वैल्यू थोड़ी और बढ़ी तो कम हो गई, यहाँ पे थोड़ी बढ़ गई, यहाँ पे कम हो गई। तो ऐसे इसका कोई ग्राफ मतलब डिफाइन ही नहीं कर पा रहा कि इसके बीच में रिलेशन है या नहीं है, क्योंकि बहुत ही अजीब सा ग्राफ बन रखा है, कभी बहुत ज़्यादा ऊपर हो रही है एक्स की वैल्यू, जाना होने में वाई की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसलिए इसमें बीच में रिलेशन ही नहीं है। अब हम देखते हैं निगेटिव साइड वाला ग्राफ। तो निगेटिव साइड में ग्राफ क्या है, क्योंकि ये ग्राफ नीचे जा रहा है तो निगेटिव साइड हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है, इसके अंदर रिलेशन तो है जैसे हमने ऊपर वाले ग्राफ में पहले देखा था, लेकिन इस वाले ग्राफ में जैसे हमने भी देखा था इसमें रिलेशन तो है, लेकिन ये ऊपर नीचे एक्स की वैल्यू थोड़ी बढ़ने पे वाई की वैल्यू बढ़ रही है, फिर थोड़े टाइम बाद वाई की वैल्यू घट जाती है। तो इसके अंदर रिलेशन तो बीच में है, लेकिन ये मतलब परफेक्ट वाली रिलेशन नहीं है। जैसे इस वाले ग्राफ में हम देख रहे थे कि ये सिर्फ एक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही थी, वाई की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है धीमे धीमे, तो वाली बात नहीं है। तो इसलिए इसमें हमने मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन को बोल दिया कि इसमें कोरिलेशन है, तो रिलेशन तो इन दोनों बीच में है लेकिन वो थोड़ी तो बहुत है, इसलिए इसको मॉडरेट बोल दिया। और नेगेटिव इसलिए क्योंकि नेगेटिव साइड में ग्राफ जा रहा है, उल्टा ग्राफ चल रहा है। अब इस वाले देखते हैं, इस वाले में क्या है, वही ऊपर वाला सेम एग्जाम्पल, बस उसको हमने नेगेटिव साइड में कर दिया है। केस में देख रहे हैं जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है वैसे वैसे वाई की वैल्यू घटती जा रही है, तो ये स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन का ग्राफ हो गया। और यहाँ पे फिर से वही, यहाँ पे कर्व बना दिया हमने, इसमें जो रिलेशनशिप है वो कर्व वाली आ रही है। ऊपर वाले में क्या था कि रिलेशन ही फाइंड नहीं कर पा रहा था, वो बहुत ही अजीब सा ग्राफ बन रहा था, तो उसमें रिलेशन ही फाइंड नहीं कर पा रहे थे दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। तो इस वाले में क्या है, इसमें रिलेशन तो फाइंड कर पा रहे हैं, लेकिन ये कर्व जैसे दिख रहे हैं, हम जैसे हम देख पा रहे हैं एक थोड़ा कर्व सा है, यहाँ पे थोड़ा स्टीप हो गया है, फिर ये कर्व बन गया। तो बस यही कंटिन्यूस कंटिन्यूस जो हमारी जो मेथड है टेक्निक है सॉल्व करने की, वो यही बताती है, बस दोनों के बीच में कोरिलेशन मतलब फाइंड करती है दो वेरिएबल के बीच में। तो इसका हम फॉर्मूला भी देख लेते हैं, कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, मतलब एक्स और वाई हम ले रखे हैं यहाँ पे। तो इसका ये हम बता रहा है, ये क्या है, ये कोवेरियंस निकाल लिया हमने ऊपर, इसका फॉर्मूला होता है कोरिलेशन इक्वल्स टू कोवेरियंस ऑफ एक्स और वाई अपॉन वेरियंस ऑफ एक्स इंटू वेरियंस ऑफ वाई का अंडर रूट। तो हम बात करते हैं कैटेगोरिकल टेक्निक के बारे में, जो मतलब कैटेगोरिकल वेरिएबल्स होते हैं उनके लिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। जो ऐसे हमने यहाँ पे देखा कि हमारे दो एक्स और वाई के वेरिएबल्स थे, पर वो यहाँ पे हमारे कंटिन्यूस वेरिएबल्स थे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, दोनों वेरिएबल्स है वो कैटेगोरिकल हैं, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए। तो हम उसके लिए हम करते हैं, तो उसमें क्या 3 मेथड हम सॉल्व करते हैं इसको, हमारे जो कैटेगरी वेरिएबल्स हैं उनके लिए, उनको एनालाइज करने के लिए हम यहाँ पे 3 मेथड यूज़ करते हैं। हमारे 3 मेथड हैं, टू वे टेबल मेथड और स्टैक्ड कॉलम चार्ट और पाई स्क्वायर टेस्ट। तो हम पहले पढ़ लेते हैं टू वे टेबल के बारे में कि टू वे टेबल होता क्या है। हमने यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि टू वे टेबल क्या है, हमारे दो अलग अलग वे में टेबल जा रही है, एक रोज में एक कॉलम में, ये दोनों अलग अलग कैटेगरी हैं। जैसे यहाँ पे क्या हमें ये बता रहा है कि हमारे जो मेल और फीमेल के बारे में, ये हमें पर्सनस के बारे में बता रहा है, ये हमारी अलग कैटेगरी होगी पर्सनस वाली। यहाँ पे बता रहा है कि हमारे गेम्स के बारे में कि बेसबॉल है, बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, इस सब के बारे में बता रहा है, ये हमारी अलग कैटेगरी होगी, एक हमारी अलग कैटेगरी होगी। तो बस ये टू वे टेबल में क्या है, दो अलग अलग कैटेगरी की बीच में रिलेशन बता रहा है एक तरीके से, कि मेल है वो बेसबॉल कितने ऐसे मेल मेल मतलब मेल हैं
पर्सन जो बेसबॉल खेलते हैं। यहाँ बता रहा है कि इतने ऐसे कितने पर्सन्स हैं जो मेल भी हैं और बास्केटबॉल खेलते हैं, ऐसे यहाँ बता रहा है। तो उसका हमने टोटल यहाँ पर निकाल निकाल रहा है। तो वे भाई बस यही होता है टू वे टेबल। मतलब जैसे सपोज कर लेते हैं हमारे एक एक्स ए एक्स कैटेगरी हो गई ये वाली, और ये वाई कैटेगरी हो गई, ये हमारी हो गई एक्स कैटेगरी और ये होगी वाई कैटेगरी। तो बस इन दोनों बीच में रिलेशन बता रहा है। ये हो गई ये, और दोनों हमारे अलग अलग कैटेगरी है, तो ये कैटेगोरिकल वेरिएबल भी है। अब हम देखते हैं कि इसके बाद स्टैक्ड कॉलम चार्ट क्या होता है। तो स्टेट कॉलम चार्ट में क्या है, ये बेसिकली होता है टू वे टेबल की तरह ही है। बट ये टू वे टेबल में क्या हो रहा था कि हम इसमें एक टेबल की फॉर्म में डेटा चेक कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है हमें ग्राफ के फॉर्म में डेटा देखते हैं। मतलब एक विजुअलाइजेशन यहाँ पे हमें मिल जाती है कि हम यहाँ पे कुछ विजुअलाइज कर सकते हैं, हम उसके अपने डेटा को चेक देख देख सकते हैं आराम से। तो बस यहाँ पे यही हो रहा है कि हमने यहाँ मेल थे, कितने मेल हैं जो बेसबॉल खेलते हैं उसका ग्राफ बना लिया, कितने फीमेल हैं, फिर बास्केटबॉल में देख लिया कितने मेल और फीमेल बास्केटबॉल खेलते हैं और कितने फुटबॉल खेलते हैं मेल और फीमेल। तो इसका ग्राफ है, ये हो गया हमारा स्टैक्ड कॉलम चार्ट। अब हम बात करते हैं काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में। तो काई स्क्वायर टेस्ट में होता क्या है, इसको हमने स्टैटिस्टिक्स में भी देखा था, हमने मैथ्स में, कि इसमें होता क्या है। इसमें इसको हम इसलिए यूज करते हैं जैसे हमारे जो वेरिएबल, हम वेरिएबल्स के बारे में बात करते आ रहे हैं अपने जो हमारे डेटा में वेरिएबल्स पड़े हुए हैं। तो उसमें क्या करता है, ये जो वेरिएबल्स के बीच की रिलेशनशिप होती है उसको ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंस मतलब सिग्निफाई करता है। उसकी जो वैल्यूज उसको स्टैटिस्टिक्स यूज करके उसके हमारी इसको वैल्यू को आउटपुट देता है। जैसे जैसे हम मान सकते हैं, जैसे ये जो वाली वैल्यू रिटर्न करता है इस फॉर्मूले के बाद, तो वो हमें प्रोबेबिलिटी हमें रिटर्न करता है। जो हमारे वेरिएबल्स की जो प्रोबेबिलिटी है, दोनों के रिलेशन बीच के रिलेशन की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमें रिटर्न रिटर्न करता है। तो देखते हैं क्या होता है। ये फॉर्मूला में जैसे इसके अंदर रखा, ये काई स्क्वायर इक्वल्स टू समीशन ऑफ ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड आउटकम का स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेड आउटकम। तो इसमें क्या है, ये हमारे जो ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी है और एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी है, उन दोनों का डिफरेंस को मतलब उसको उन दोनों का डिफरेंस चेक देख के, जो हमारे टू वे टेबल्स में दो अलग अलग कैटेगरीज थी, उन दोनों का उन दोनों एक से एक या एक से ज़्यादा कैटेगरी का डिफरेंस देखता है ये, और उसकी उसकी हमें प्रोबेबिलिटी आउटपुट रिटर्न कर देता है एज आउटपुट। तो बस ऐसे यही इसका काम है। ये सपोज करते हैं हम, इन्होंने हमें प्रोबेबिलिटी जीरो हमें आउटपुट में दे दी। तो इसका मतलब क्या हो गया, जीरो आउटपुट में दे दी, इसका मतलब ये होगा कि जो हमारे जो वेरिएबल हैं दोनों, वो जो कैटेगोरिकल वेरिएबल है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, वो आपस में डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर, तभी इसकी उसने प्रोबेबिलिटी जीरो दे दी। और ये हमारी प्रोबेबिलिटी इसकी वन दे देगा, तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि हमारे जो कैटेगोरिकल वेरिएबल है वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, वो इंडिपेंडेंट है। और इसने मतलब 0.5 दे दी, तो इसका मतलब हो गया कि वो 50-50 वाला हो जाएगा कि ये डिपेंड भी करते हैं। कुछ कुछ चीज़ें जो 50% डेटा डिपेंड करता है, 50% जो वेरिएबल डेटा है वेरिएबल्स का वो डिपेंड नहीं करता। तो बस यही है इसका काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में। और इसे हम अपने मॉडल में रन करने के लिए काई स्क्वायर टेस्ट को यूज़ करते हैं, काई SQ लिख के। तो हम बात करते हैं कैटेगोरिकल एंड कंटिन्यूस कॉम्बिनेशन के बारे में, जो हमारे वेरिएबल का कॉम्बिनेशन वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन थे। सबसे आखिरी हमारा कैटेगोरिकल एंड कंटिन्यूस कॉम्बिनेशन बचा हुआ है। तो उसमें क्या होता है, जब हम जैसे हम हमें दोनों वेरिएबल के बीच में जो मेरे कैटेगोरिकल वेरिएबल और कंटिन्यूस वेरिएबल है उन दोनों बीच की रिलेशन निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करते थे, बार ग्राफ ड्रॉ करते थे। तो हमने बार ग्राफ ड्रॉ करा, तो लेकिन उसमें क्या है, जब वो तो चल जाएगा, लेकिन अगर हमारे जो नंबर्स हैं, मतलब जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो और काफ़ी कम हुए, मतलब बहुत कम वेरिएबल्स हुए, तो फिर जो ग्राफ बन रहा है हमारा बॉक्स प्लॉट वाला, वो प्लॉट ही नहीं हो पाएगा। वो मतलब जिसमें स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस में दे नहीं पाएगा उसके। तो फिर इस वजह से हम यूज़ करते हैं जेड टेस्ट टी टेस्ट। तो फिर देखते हैं जेड टेस्ट और टी टेस्ट क्या होता है। जैसा कुछ कुछ तो हम स्टैट्स में पढ़ के भी आए, हमने कभी कभी ना कभी तो सुना ही होगा, हम सभी ने मैथ पढ़ रखी है। तो ये है हमारा कैटेगोरिकल कंटिन्यूअस वेरिएबल कॉम्बिनेशन। तो उसमें जेड टेस्ट टी टेस्ट अनोवा होता है। तो हम बात करते हैं जेड टेस्ट के बारे में। तो जेड टेस्ट में क्या होता है, जैसे हमारा जो दो हम बात कर रहे थे अभी तक वेरिएबल्स के बारे में, एक हमारे वेरिएबल थे कैटेगोरिकल वेरिएबल, एक था हमारा कंटिन्यूस वेरिएबल। तो उसमें क्या हो रहा था, हम उसका हमने क्या करा, अगर हमारी जो वेरिएबल्स की मीन वैल्यू स्टैटिकली डिफरेंट है, अभी तक हम सिर्फ बात कर रहे हैं दो वेरिएबल्स के बारे में, हम ध्यान से सुनिए प्लीज, हम बात कर रहे हैं दो वेरिएबल्स के बारे में सिर्फ।
तो उसमें क्या हो रहा है, उसकी मेन वैल्यू अगर स्टैटिकली डिफरेंट है या नहीं है तो हम यूज़ करते हैं जेड टेस्ट या फिर टी टेस्ट। और अगर हम दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे तो हम यूज़ करेंगे एनोवा। जैसे हमने अभी यहाँ पे देखा था कि कैटेगरी और कंटिन्यूस वेरिएबल्स के अंदर तीन टाइप्स आ रहे थे, जेड टेस्ट, तीन मेथड्स आ रहे थे सॉरी, जेड टेस्ट, टी टेस्ट और एनोवा। तो अगर हम दो वेरिएबल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो यूज़ करेंगे जेड टेस्ट और टी टेस्ट। और अगर हम बात कर रहे हैं दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बारे में तो हम यूज़ करेंगे एनोवा। तो अभी हम देख लेते हैं जेड टेस्ट में क्या फॉर्मूला है इसका, जेड इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू नॉट अपॉन एस। तो एस में इसमें क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। जैसे हम लोग जानते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में, हमने स्टेट्स में पढ़ रखा है। अगर आपको नहीं पता इसके बारे में तो आप हमारे स्टेट्स की वीडियो में जाकर देख सकते हो, वहाँ पे हमने हर चीज़ को ब्रीफली डिस्क्राइब कर रखा है। और एक्स बार क्या है, एक्स बार ये हमारा एवरेज है सैंपल का, जो हमारा सैंपल वैल्यू, जो हमने डेटा जो वेरिएबल्स का पूरा पढ़ा है सैंपल, उसका एवरेज हमने वैल्यू निकाल रखी है। और ये हमारा मीन है, म्यू नोट। तो इसमें होता क्या है, और हम इसमें कई से लेके चलते हैं, अगर हमारी जो जेड जेड टेस्ट है उसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकाली वो बहुत कम आई, तो इसमें क्या होगा, हमारे जो एवरेज की जो वैल्यू है ना, जो एवरेज है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि उसके बिना हमारा कुछ काम नहीं हो पाएगा। तो हम देखते हैं टी टेस्ट के बारे में। तो टी टेस्ट भी जेड टेस्ट की तरह होता है, बस इसमें ये डिफरेंस है, ये जब हम इस्तेमाल करते हैं हम इसे जब हमारी ऑब्जर्वेशन फ्रिक्वेंसी की वैल्यू 30 से कम होती है। 30 से कम हो जाएगी तो हमें टी टेस्ट यूज़ करना पड़ेगा, वरना हम जेड टेस्ट यूज़ करते हैं। टी टेस्ट के फॉर्मूला क्या है, ये टी इक्वल्स टू एम माइनस म्यू अपॉन एस अपॉन अंडर रूट एन। तो इसमें टी तुम्हारा टेक्स्ट हो गया, जो टी टेक्स्ट वैल्यू निकाल रहे हैं, और एम हमारा मीन हो गया, और यू म्यू हमारा होता है, जैसे हमने बताया था, हमारी ऑब्जर्वेशन वैल्यू हमारी 30 से कम होनी चाहिए। जो हमारी वैल्यू होगी 30 से कम, 20-25 जो भी होगी वो हम यहाँ पर लिख देंगे। और एस हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, और एन हमारा जो हमारे वेरिएबल का साइज है वो हो गया। ठीक है, तो और अब हम देखते हैं, जिस हमने भी यहाँ पर देखा था कि हमारा तीसरा पार्ट था अनोवा। तो अनोवा भी हम पढ़ लेते हैं। अब टेंशन मत लीजिए, आपको इतना अच्छे समझ में नहीं आ रहा होगा अभी शायद से टी टेस्ट और जेड टेस्ट के बारे में, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं उसके बारे में, क्योंकि और आपको अच्छे समझना है तो आप हमारे स्टेट्स की वीडियो। तो चलिए हम अब देखते हैं अनोवा के बारे में। तो हम बात करते हैं एनोवा के बारे में। एनोवा में जैसे हमने अभी तक पहले तक बताया कि जैसे हम जेड टेस्ट टी टेस्ट क्यों यूज़ करते थे, जेड टेस्ट हम टी टेस्ट में इसलिए यूज़ करते थे जब हमारे वेरिएबल्स दो होते थे, तो सिर्फ अगर हमारा दो से ज़्यादा वेरिएबल्स में हम काम करना है तो फिर हम एनोवा टेस्ट को यूज़ करते हैं। तो एनोवा टेस्ट बेसिकली इसके फुल फॉर्म है एनालिसिस ऑफ वेरिएबल्स। तो एनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएबल्स हम क्या करते हैं, होता क्या है एनोवा वेरिएबल्स में होता क्या है, हम इसमें F1 रेशियो निकालते हैं और क्रिटिकल वैल्यू निकालते हैं अपने टेबल से। जो हमारी टेबल में वेरिएबल्स की जो टेबल है उसमें से हम निकालते हैं क्रिटिकल वैल्यू, और उसके बाद हम इसको दोनों कंपेयर करते हैं एक दूसरे से। अगर हमारा ये क्रिटिकल वैल्यू से छोटा होता है F1 स्कोर, F1 रेशियो, तो फिर हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और वरना हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं। जो हमारी हाइपोथेसिस वैल्यू आती है उससे हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं। और अगर आपको समझना है हमारा हाइपोथेसिस के बारे में और एफ रेशियो के बारे में और क्रिटिकल वैल्यू क्या होती है, कैसे निकाली जाती है, तो आप हमारे स्टैट्स की वीडियो जाकर देख सकते हैं।